असली वारिस। कहानी आपके लिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में जब सुबह की पहली रोशनी पुराने किले की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने जैसा चमकने लगता है। लेकिन उसी शहर के एक कोने में, जहां पुरानी हवेलियों की छाया पड़ती थी, एक बस्ती थी जिसे लोग कुम्हार मोहल्ला कहते थे। वहां न सोने की चमक थी, न किले जैसी शान। बस थी मिट्टी, धूल और जिंदगी से लड़ते हुए लोगों की थकान। उसी मोहल्ले की एक टूटी हुई दुकान के सामने एक लड़का बैठा था। उम्र कोई 25 साल, लेकिन आंखों में 50 साल की समझदारी। फटी हुई नीली शर्ट, पांव में टूटी चप्पल और हाथ में एक पुरानी मैकेनिक की पर्ची। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन उस मोहल्ले में पुरानी गाड़ियां ठीक करता था। कोई दुकान नहीं थी उसकी, बस सड़क किनारे एक पुराना टूल बॉक्स और 2 हाथ जो कभी खाली नहीं बैठते थे। सुबह से शाम तक काम, शाम को मां के लिए दवा, रात को खाली पेट सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। कोई नहीं पूछता था कैसा है अर्जुन, क्या खाया, क्या सोचता है, क्योंकि गरीब की जिंदगी में दूसरों के पास समय नहीं होता। उसी जोधपुर शहर के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ी हवेली थी। नाम था सूर्य महल। हवेली की दीवारें संगमरमर की थीं। बगीचे में फव्वारे चलते रहते थे। मुख्य दरवाजे पर सोने का पानी चढ़ा था। और उस हवेली की मालकिन थीं सावित्री देवी। उम्र कोई 55 साल। चेहरे पर सख्त अनुशासन, आंखों में एक पुरानी थकान जो कभी जाती नहीं थी। सावित्री देवी जोधपुर की सबसे अमीर महिला थीं। करोड़ों की संपत्ति, कई होटल, जमीनें और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन इस सब के बावजूद हवेली में एक गहरा सन्नाटा रहता था, क्योंकि 10 साल पहले उनके पति राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, अचानक, बिना किसी बीमारी के। डॉक्टरों ने कहा था हार्ट अटैक। सावित्री देवी ने मान लिया था, लेकिन कभी कभी रात को नींद नहीं आती थी और मन में एक सवाल घूमता रहता था जिसका जवाब कभी नहीं मिला था। राघवेंद्र को दिल की कोई बीमारी थी ही नहीं, तो हार्ट अटैक कैसे आया? एक सुबह सावित्री देवी अपनी बड़ी कार में बाजार जा रही थीं। रास्ते में अचानक कार का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर घबरा गया। उसने कहा, मालकिन, यहां आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। तभी एक आवाज आई, मैं ठीक कर दूंगा। सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर देखा। सामने खड़ा था वही लड़का, अर्जुन, हाथ में टूल बॉक्स, चेहरे पर पसीना। ड्राइवर ने नाक भौंसी कोड़ी, अरे जा यहां से, मालकिन की गाड़ी है। लेकिन सावित्री देवी ने हाथ उठाया, रुको। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। कुछ पल रुकीं, फिर बोली, ठीक करो। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। 15 मिनट में टायर ठीक हो गया। सावित्री देवी ने पर्स निकाला, कितने पैसे? अर्जुन ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं मालकिन, पैसे नहीं चाहिए। सावित्री देवी ने हैरानी से देखा, क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि मां ने सिखाया है, मदद पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए करते हैं। ये सुनकर सावित्री देवी कुछ पल चुप रह गईं। इतने सालों में किसी ने उनसे बिना मतलब के मदद नहीं की थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। कुछ था उन आंखों में, एक जानी पहचानी गहराई। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। काम क्या करते हो? गाड़ियां ठीक करता हूं और जो भी काम मिले। सावित्री देवी ने एक पल सोचा, फिर बोली, मेरी हवेली में एक ड्राइवर की जरूरत है, आओगे? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, मालकिन, मेरी मां बीमार है, सुबह उनकी दवा देकर आता हूं तो काम पर जाता हूं। वो जिम्मेदारी निभाते हुए काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर हां में सिर हिला दिया। उस दिन के बाद अर्जुन सूर्य महल में काम करने लगा। शुरुआत में बाकी नौकर उसे हे दृष्टि से देखते, कानाफूसी करते, ये कहां से आ गया गंदी बस्ती से, मालकिन का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हर काम पूरी ईमानदारी से करता। सुबह सबसे पहले आता, रात को सबसे बाद में जाता। धीरे धीरे सावित्री देवी ने देखा कि अर्जुन सिर्फ ड्राइवर नहीं था। एक दिन हवेली की बिजली का काम बिगड़ा, अर्जुन ने ठीक किया। एक दिन बगीचे का पंप खराब हुआ, अर्जुन ने ठीक किया। एक बार कंपनी का हिसाब किताब गड़बड़ा गया, अर्जुन ने रात भर जागकर ठीक किया। सावित्री देवी हैरान होती जा रही थीं। एक दिन उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? अर्जुन ने धीरे से कहा, 12वीं तक मालकिन, उसके बाद पैसे नहीं थे। लेकिन तुम्हें इतना सब कैसे आता है? अर्जुन ने मुस्कुराया, पढ़ाई किताबों से नहीं, जरूरत से होती है मालकिन। जब मां की दवा के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो इंसान कुछ भी सीख लेता है। ये सुनकर सावित्री देवी के दिल में कुछ हिला। उन्हें अपना बेटा याद आया, जो बचपन में ही चला गया था। 1 महीना बीता। एक दिन सावित्री देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई।
छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। हवेली में मौजूद बाकी नौकर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अर्जुन तुरंत आगे आया। उसने सावित्री देवी को सहारा दिया, पानी पिलाया, पास की दवा दी जो वो अपनी मां के लिए हमेशा रखता था, और 5 मिनट में उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और होती तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। उस रात सावित्री देवी अस्पताल में लेटी थीं। अर्जुन बाहर बेंच पर बैठा था पूरी रात। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने अर्जुन को बाहर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, नींद नहीं आई थी उसे। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उनके अपने रिश्तेदार रात में एक बार भी नहीं आए थे, और ये अनजान लड़का पूरी रात बैठा रहा। अस्पताल से वापस आने के बाद सावित्री देवी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी माँ कहाँ रहती हैं? कुम्हार मोहल्ले में मालकिन। उनकी तबीयत कैसी है? अर्जुन ने नजरें झुका लीं। ज्यादा अच्छी नहीं है, दवाएं चल रही हैं। सावित्री देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोलीं, कल मुझे उनसे मिलवाओ। अर्जुन चौंक गया। मालकिन, वो एक छोटी सी झोंपड़ी है। मैंने झोंपड़ी देखने को नहीं कहा, माँ से मिलने को कहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगले दिन सावित्री देवी की बड़ी काली कार कुम्हार मोहल्ले की तंग गलियों में घुसी। आसपास के लोग हैरान होकर देखने लगे। बच्चे दौड़ने लगे, बुजुर्ग दरवाजों से झांकने लगे। कार एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने रुकी। सावित्री देवी बाहर निकलीं। झोंपड़ी की दीवारें कच्ची थीं। छत पर कुछ जगह से आसमान दिखता था। दरवाजे के पास एक छोटा सा तुलसी का पौधा था। सावित्री देवी अंदर गईं। एक पुरानी खाट पर एक बूढ़ी महिला लेटी थी। चेहरा पीला, आंखें धसी हुईं, लेकिन होठों पर एक शांत मुस्कान। वो थीं कमला माई, अर्जुन की मां। कमला माई ने अनजान महिला को देखा, फिर मुस्कुराईं। आओ बेटी, बैठो। सावित्री देवी ये सुनकर रुक गईं। इतने सालों में किसी ने उन्हें बेटी नहीं कहा था। वो धीरे से कमला माई के पास बैठ गईं, खाट के किनारे, बिना किसी शान के। कमला माई ने उनका हाथ थाम लिया। मेरे अर्जुन की मालकिन हो ना? हाँ अम्मा। मेरा बेटा ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं देता? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। नहीं अम्मा, वो बहुत अच्छा लड़का है। कमला माई ने गर्व से कहा। उसे उसके पिता ने सिखाया था, ईमानदारी कभी मत छोड़ना, चाहे पेट खाली रहे। सावित्री देवी ने रुककर पूछा, उसके पिता? कमला माई चुप हो गईं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मालकिन, ये पुरानी बात है। लेकिन सावित्री देवी की आंखों में कुछ अटक गया था। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने कमला माई के इलाज का पूरा खर्च उठा लिया। अच्छे डॉक्टर बुलाए, दवाएं मंगवाईं, हफ्ते में 2 बार नर्स भेजने लगीं। अर्जुन ने विरोध किया, मालकिन, मैं खुद कर लूंगा। सावित्री देवी ने उसकी बात काट दी। चुप रहो, मां की सेवा करने में अहंकार नहीं होता। अर्जुन की आंखें झुक गईं। धीरे धीरे कमला माई की तबीयत सुधरने लगी, और उसी के साथ सूर्य महल में भी कुछ बदलने लगा। सावित्री देवी पहले हमेशा अकेली बैठती थीं, चुप, गंभीर। अब कभी कभी अर्जुन से बातें होने लगीं। वो उसे अपनी कंपनी की परेशानियां बताने लगीं। अर्जुन सुनता। कभी कभी कोई सीधी बात कह देता जो बड़े बड़े मैनेजर नहीं कह पाते थे। एक दिन सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम मेरी कंपनी के किसी भी अफसर से ज्यादा समझदार हो। अर्जुन ने सिर शर्माते हुए झुका लिया। लेकिन हवेली में सबको ये अच्छा नहीं लग रहा था। सावित्री देवी के देवर प्रताप सिंह की आंखें हर बात पर अर्जुन पर टिकी रहती थीं। प्रताप सिंह एक चालाक आदमी था। सावित्री देवी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वही संभालता था, और उसे डर लगने लगा था। एक दिन उसने अपने आदमियों से कहा, यह गरीब लड़का बहुत पास आ रहा है मालकिन के, इसे हटाना होगा। उसके आदमियों ने अर्जुन को रास्ते में रोका, धमकी दी, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने शांति से उनकी तरफ देखा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग चले गए, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, प्रताप सिंह इतना डरा हुआ क्यों है? उसी रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। उसे मां की एक पुरानी बात याद आई। जब अर्जुन 12 साल का था, पिता की मौत के बाद, मां रो रही थी और बड़बड़ा रही थी, तुम्हारे पिता को किसी ने मारा, मैं जानती हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उस वक्त अर्जुन ने सोचा था मां दुख में कुछ भी कह रही हैं, लेकिन आज 10 साल बाद उस बात ने नई करवट ली। पिता की मौत अचानक हुई थी, मां को शक था, और अब प्रताप सिंह उसे हटाना चाहता था। अर्जुन के मन में एक अनजान डर उतर आया। अगले कुछ दिन अर्जुन ने चुपचाप पुरानी बातें इकट्ठी करनी शुरू की। पुराने नौकरों से बात की, मोहल्ले के बुजुर्गों से पूछा, और धीरे धीरे एक धागा हाथ आ रहा। 10 साल पहले उसके पिता रघु इसी सूर्य महल में काम करते थे। वो एक साधारण माली थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और उसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, अचानक बीमारी से। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा।
एक शाम अर्जुन सावित्री देवी के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। सावित्री देवी ने देखा। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से कहा, मालकिन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो बैठ गया। मालकिन, मेरे पिता 10 साल पहले इसी हवेली में काम करते थे। सावित्री देवी की भौहें ऊपर उठ गईं। क्या? रघु माली? हाँ मालकिन। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी को याद आया, रघु, एक शांत मेहनती माली जो अचानक मर गया था। लेकिन तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मालकिन। माँ ने कभी नहीं बताया कि हम यहां काम कर चुके हैं। शायद डर था। डर? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मालकिन, मेरी माँ को लगता है कि मेरे पिता की मौत अचानक नहीं हुई थी। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। मतलब? अर्जुन की आवाज भर गई। मतलब किसी ने उन्हें मारा। उस रात सावित्री देवी सो नहीं पाईं। उनके दिमाग में दो बातें घूमती रहीं। एक, रघु माली की मौत। दो, अपने पति राघवेंद्र की मौत। दोनों अचानक, दोनों बिना किसी बीमारी के, और दोनों उसी दौर में जब प्रताप सिंह ने धीरे धीरे कंपनी पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की थी। एक सवाल मन में आया, जिसे उन्होंने 10 साल से दबाए रखा था। क्या राघवेंद्र की मौत भी? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो सवाल था, और अब वो जाने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह सावित्री देवी ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी मां से मिलना है, अभी। थोड़ी देर बाद दोनों कुम्हार मोहल्ले में थे। कमला माई खाट पर बैठी थी। तबीयत पहले से बेहतर थी। सावित्री देवी ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मुझे सच बताओ, रघु भैया के साथ क्या हुआ था? कमला माई की आंखें फैल गईं। वो चुप रहीं। अम्मा, अर्जुन ने धीरे से कहा, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। कमला माई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। उस दिन रात के 9 बजे थे। कमला माई की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे पिता हवेली के पिछले हिस्से में काम कर रहे थे। बगीचे में रात को पानी देने का काम था। सावित्री देवी ध्यान से सुन रही थीं। तभी उन्होंने सुना, हवेली के उस कमरे से जहां साहब बैठते थे, आवाजें आ रही थीं। कैसी आवाजें? झगड़े की, बहुत तेज। कमला माई ने एक पल रुककर आंखें पोंछीं। तुम्हारे पिता ने खिड़की से झांका और उन्होंने देखा। कमला माई रुक गईं। झोपड़ी में एकदम खामोशी छा गई। क्या देखा अम्मा? अर्जुन ने पूछा। उन्होंने देखा कि प्रताप सिंह, साहब के देवर ने साहब के गिलास में कुछ मिलाया, एक पाउडर, और वो पाउडर मिलाने के बाद प्रताप सिंह ने गिलास वापस टेबल पर रख दिया। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर तुम्हारे पिता डर गए। वो वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते उनकी आवाज हो गई। प्रताप सिंह ने उन्हें देख लिया। कमला माई की मुट्ठियां भींच गईं। उसी रात घर आकर तुम्हारे पिता ने मुझे सब बताया। वो कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि वो कल सुबह पुलिस में जाएंगे। लेकिन सुबह होने से पहले ही वो बीमार पड़ गए, रात में अचानक। और सुबह होते होते कमला माई फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा रघु चला गया। झोपड़ी में कुछ देर तक कोई नहीं बोला। बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। कहीं कोई चाय वाला आवाज लगा रहा था। लेकिन उस कमरे में वक्त रुक गया था। सावित्री देवी की आंखों के सामने 10 साल पुरानी वो रात घूम गई। पति की मौत, प्रताप सिंह का उनके पास आना, रोना, सहारा देना, और धीरे धीरे कंपनी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना। सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा। वो उठी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक आग थी। अम्मा, आपने ये बात 10 साल तक क्यों छुपाई? कमला माई ने रोते हुए कहा, क्योंकि प्रताप सिंह ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था, अगर मुंह खोला तो अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा छोटा था, मैं डर गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने मां को देखा। मां ने 10 साल तक ये बोझ अकेले उठाया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था प्रताप सिंह। उसके साथ 2-3 मोटे आदमी थे। प्रताप सिंह ने अंदर देखा, सावित्री देवी को देखा, अर्जुन को देखा, कमला माई को देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अरे वाह, यहां तो पूरी महफिल जमी है। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो आग अब और तेज हो गई थी। प्रताप? जी भाभी। उसने नाटकीय ढंग से हाथ जोड़े। तुम यहां कैसे? प्रताप सिंह ने हल्के से कहा, मुझे खबर मिली कि आप यहां आई हैं, सोचा मैं भी आ जाऊं, पुराने परिचित जो हैं। उसने कमला माई की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठंडकपन था। कमला माई, लगता है बहुत पुरानी बातें याद आ रही हैं आजकल। कमला माई कांपने लगी। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। आप यहां से चले जाइए। प्रताप सिंह ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। हो,
तो गरीब लड़के को बड़ी हिम्मत आ गई है। सावित्री देवी ने एक कदम आगे बढ़ाया। प्रताप, मैंने सब जान लिया। प्रताप सिंह की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। क्या जान लिया भाभी? राघवेंद्र की मौत का सच। झोपड़ी में हवा जैसे जम गई। प्रताप सिंह एक पल के लिए रुका, फिर हंसा। भाभी, एक बुढ़िया और एक गरीब लड़के की बातों पर भरोसा कर रही हैं? 10 साल पुरानी बात है। कोई सबूत है? कोई गवाह है? सावित्री देवी ने शांत आवाज में कहा, एक गवाह है। कौन? मैं। ये आवाज दरवाजे से आई। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, 90 साल के करीब, कांपते हाथ, सफेद बाल, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प। मेरा नाम है भूरालाल। 10 साल पहले मैं सूर्य महल में चौकीदार था। प्रताप सिंह का रंग उड़ गया। और उस रात मैंने सब देखा था। भूरालाल ने कांपते हाथों से दरवाजे का सहारा लिया और अंदर आ गया। उसने सावित्री देवी की तरफ देखा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। प्रताप ने मुझे भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे बच्चे छोटे थे। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन पिछले 10 साल से ये बात दिल में पत्थर बनकर रही है। जब से सुना कि ये लड़का रघु का बेटा है और हवेली में आया है, तो लगा अब और चुप नहीं रहना। उसने प्रताप सिंह की तरफ देखा। उस रात तुमने साहब के गिलास में जहर मिलाया था प्रताप, धीमा जहर, और रघु ने देख लिया तो तुमने रघु के खाने में भी वही जहर मिलवा दिया। अगली रात प्रताप सिंह के माथे पर पसीना आ गया। ये झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसी वक्त बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। प्रताप सिंह ने पलट कर देखा। 3 पुलिस गाड़ियां मोहल्ले में घुस रही थीं। सावित्री देवी ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। पिछले 5 मिनट की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। प्रताप, मैं खाली हाथ यहां नहीं आई थी। प्रताप सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा, लेकिन तब तक पुलिस के जवान अंदर आ चुके थे। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, प्रताप सिंह, आपको हिरासत में लिया जाता है। प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी पड़ी। जाते जाते उसने सावित्री देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था और उससे भी ज्यादा डर। मोहल्ले में जमा हुई भीड़ खामोश खड़ी थी। झोपड़ी के सामने पुलिस की गाड़ी में प्रताप सिंह को बिठाया जा रहा था। सावित्री देवी बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति। 10 साल का सवाल आज जवाब पा गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। राघवेंद्र, आज इंसाफ हो गया। पास ही अर्जुन खड़ा था। सावित्री देवी उसके पास आईं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से 2 घरों को इंसाफ मिला है, तुम्हारे पिता को भी और मेरे पति को भी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने अंदर जाकर मां का हाथ थाम लिया। कमला माई ने बेटे को सीने से लगा लिया। 10 साल का बोझ उतर गया बेटा। उस दिन के बाद जोधपुर का माहौल बदल गया। प्रताप सिंह का केस अदालत में गया। भूरालाल और कमला माई की गवाही और सावित्री देवी की रिकॉर्डिंग ने मामला पक्का कर दिया। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने प्रताप सिंह को दोषी पाया। दोहरी हत्या, धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने की साजिश। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब फैसला आया तो सावित्री देवी अदालत के बाहर खड़ी थीं। उनके बगल में अर्जुन था। अर्जुन, तुम्हें डर नहीं लगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगा मालकिन, लेकिन पिताजी ने कहा था, ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। सावित्री देवी ने उसकी बात सुनी और पहली बार बहुत दिनों बाद वो जोर से हंसी। कुछ महीने बाद कुम्हार मोहल्ले में एक नई इमारत खड़ी हो रही थी। सावित्री देवी की कंपनी उसे बना रही थी। एक स्कूल, एक छोटा अस्पताल और मोहल्ले के लोगों के लिए पक्के घर। सावित्री देवी हर हफ्ते वहां आती, खुद निगरानी करती। अर्जुन अब ड्राइवर नहीं था। सावित्री देवी ने उसे कंपनी में एक जिम्मेदारी दी थी, छोटे प्रोजेक्ट्स की देखरेख। पहले दिन जब अर्जुन कंपनी के दफ्तर में गया, नई शर्ट में, साफ सुथरे कपड़ों में, तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। वही हाथ जो कभी सड़क किनारे टायर ठीक करते थे, आज उन्हीं हाथों में एक नई जिम्मेदारी थी। 1 साल बाद कुम्हार मोहल्ले का स्कूल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन सावित्री देवी और अर्जुन दोनों वहां खड़े थे। कमला माई भी आई थीं। पहली बार इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली थीं। तबीयत अब काफी बेहतर थी। स्कूल के गेट पर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई। उस पर लिखा था, ये स्कूल उन 2 लोगों की याद में, राघवेंद्र सिंह और रघु माली, जिन्होंने ईमानदारी के लिए अपनी जान दे दी। अर्जुन ने वो तख्ती पढ़ी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, आज आपको इंसाफ मिला। सावित्री देवी उसके पास आईं। अर्जुन, एक बात पूछूं? हाँ मालकिन। जब तुम पहली बार सूर्य महल आए थे, तब क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे पिता वहां काम कर चुके हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मालकिन, मुझे नहीं पता था। तो क्या तुम्हें लगता है ये सब इत्तेफाक था? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। नहीं मालकिन,
मुझे लगता है कुछ बातें वक्त आने पर खुद सुलझ जाती हैं, बस हमें ईमानदार रहना होता है। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तुम मेरे बेटे हो अर्जुन। अर्जुन ने उनके पांव छुए। कमला माई ने दोनों को देखा और उनके बूढ़े चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो बहुत दिनों बाद आई थी। मोहल्ले में बच्चे दौड़ रहे थे, लोग हंस रहे थे, नई इमारत की दीवारें चमक रही थीं और उस सब के बीच एक गरीब लड़के की जिंदगी ने नई नींव रखी थी। मिट्टी में पलता एक सपना, आंखों में छुपा अरमान था। टूटी चप्पल खाली जेबें, फिर भी दिल में भगवान था। सड़कों पे चलता था वो अकेला, कंधों पे जिम्मेदारी थी। माँ की दवा भूखे दिन थे, फिर भी उसमें खुददारी थी। लोगों ने देखा, नजरें झुकी, किसी ने हाल न पूछा। कभी वो मुस्कुराता रहा हर पल, जैसे दर्द हो कोई खुशी। किस्मत ने खेला कैसा खेल, रास्ते फिर भी जुड़ते गए। एक सवाल जो दबा हुआ था, वक्त के साथ वो उठते गए।